डायरेक्टली रिवर्सल कराया था, वहां तक हो गया था सभी का। क्वेश्चंस मैंने कराए थे उतने हो गए सभी के। सोर्स कोड नहीं होगा। दिखाइए क्या एरर आ रहा है जल्दी से, आगे बढ़े फिर उसके बाद। चार करा दी थी मैंने आप लोगों को, यहाँ तक हो गया था हमारा। डबल यूआरएल इंकोडिंग एंड सिंगल यूआरएल इंकोडिंग। चलिए जब तक एरर आ रहा है तब तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बता रखा है फाइल पाथ रिवर्सल, वैलिडेशन ऑफ स्टार्ट ऑफ पाथ। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो स्टार्ट ऑफ पाथ को चेक करती हैं, वैलिडेट करती हैं। ठीक है। स्टार्ट ऑफ पाथ का मतलब कि कहाँ से जो भी वेरिएबल है वो स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है उसका वैल्यू, तो वो कुछ स्टार्टिंग का वेरिएबल्स चेक करते हैं। वो चेक करते हैं कि आपने लोकेशन इस तरीके से डाली हुई है या नहीं डाली। तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट ऑफ पाथ वैसे ही रहने देना है जो था, और उसके बाद आप डॉट डॉट स्लैश करके उसको आगे तक जो भी फाइल आप रीड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। मतलब इस लैब में आपको स्टार्ट ऑफ पाथ कुछ ना कुछ मिलेगा उस पैरामीटर पे, जो आपने फाइल नेम पैरामीटर देखा था, उसी पैरामीटर पे आपको कुछ ना कुछ पहले से लिखा हुआ दिखेगा। अगर आप उस चीज को हटा दोगे तो आपके लिए वो प्रॉब्लम है, क्योंकि हटाने के बाद वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बार लैब के थ्रू समझ के देखिए कैसे करना है उसको। मान के चलिए आपने कोई भी इमेज ओपन करा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा कि इमेजेस के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा हुआ लिखा हुआ 11.jpg। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिख रहा है वार www इमेजेस, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ये क्या बता रहा है आपको, ये स्टार्ट ऑफ पाथ है। ये चीज नहीं हटाओगे आप। अगर आपने ये हटाया तो शायद वर्क ना करे। तो आप इसको रहने दीजिए, क्योंकि जो सर्वर है वो ये चीज चेक कर रहा है कि आप यहाँ से कहाँ जा रहे हो। ठीक है, सर्वर का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के बाद ही कहीं जा सकते हो उसके अंदर। लेकिन आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप डॉट डॉट स्लैश के कॉम्बिनेशन यूज करके बोल सकते हो कि मुझे 3 डायरेक्टरी पीछे जाना है, क्योंकि अभी आपको पता है कि आप कितने डायरेक्टरीज आगे हैं। कितने डायरेक्टरीज आगे हम लोग, 3। तो 1, 2 और 3, 3 डायरेक्टरी पीछे आप गए और उसके बाद आपने फिर ETC पास WD फाइल को रीड कर लिया। तो यहाँ पर अगर आप ये चीज हटा के ऐसा कुछ ट्राई करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए। अगर मान के चलो मैंने ये हटा दिया तो कर लेते हैं, और इस तरीके से अगर आप दोगे तो आपको एरर मिलेगा। वो बोलेगा कि मिसिंग पैरामीटर फाइल नेम। फाइल नेम पैरामीटर के अंदर कुछ वैल्यूज हैं जो आपने शायद नहीं दी है, इसकी वजह से आपको ये एरर दिखा रखा है, क्योंकि वो उनकी वैल्यूज को चेक कर रहा है। अगर आप इसमें वो चीज डाल दोगे वापस से जैसे था, और इसके बाद आप ट्राई करोगे तो आपको वही इमेज दोबारा से दिखेगी। ठीक है, ये इमेज अगर आपको दिख रही है तो आपको बताया था व्यू पेज सोर्स कैसे करना है। आप URL पे जाइए और उसके आगे लिख दीजिए व्यू हाइफन सोर्स कोलन, एंड आपके सामने उसका पेज सोर्स ओपन होकर आ जाएगा, जिसके अंदर पूरा कंटेंट लिखा होगा उस पास डब्ल्यूडी फाइल का। समझ आया क्या कर रहा है। व्यू सोर्स आपने लिखा, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इमेज कैन नॉट व्यू डिस्प्ले ड्यू टू एरर्स। ये एरर आपको कुछ ब्राउजर्स में आ सकता है। अगर आप ये सेम चीज कॉपी करके कोई और ब्राउजर अगर आपके पास है उसमें ट्राई करके देखिए। मतलब मान के चलिए क्रोम या ब्रेव में ट्राई करिए सेम लिंक, क्योंकि मोजिला फायरफॉक्स जरूरी नहीं कि आपके लिए वो ये पैरामीटर जो है वो इमेज को रीड करे। और इमेजेस का सोर्स कोड नहीं होता है, वही आपको बता रहा है एरर में। इमेजेस का सोर्स कोड नहीं होता है, तो इसीलिए मोजिला फायरफॉक्स पे आप ओपन, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ वर्क ब्रेव पे, आपको दिखेगा कि ओपन हो रहा है। तो आप एक बार क्रोम या ब्रेव पे ट्राई करिए सेम लिंक, बस कॉपी कर लीजिए पूरा लिंक। ये कॉपी करके
उसको पेस्ट करिए किसी क्रोम या ब्रेव ब्राउजर में और ट्राई करके देखिए फिर वहां से। हाँ, लैब तो सॉल्व हो ही जाएगा, वो मैंने बताया था कि आप ये पेज सोर्स नहीं भी देखोगे तो भी सॉल्व हो जाएगी। बट अगर आपको देखना है तो आप फिर मोजिला फायरफॉक्स के अलावा किसी और ब्राउजर पे चेक करोगे तो दिख जाएगा। ये फाइल नेम वाला जो पैरामीटर है वो इमेज का पैरामीटर। नहीं, कंट्रोल प्लस यू आप यहाँ पे करोगे ना, डिसेबल दिखाएगा आपको। जैसे अगर मैं वापस से यहाँ पे दिखाऊं आपको, लास्ट क्लास में मैंने करा था वो यही था। कंट्रोल यू करोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, राइट क्लिक करके करोगे यहाँ पे दिखेगा कि डिसेबल्ड है ऑप्शन। इसलिए देखने के लिए आपके पास ऑप्शन रहता है लास्ट कि आप यूआरएल पे जाके लिखिए व्यू हाइफन सोर्स खोलें। करा ट्राई किसी और ब्राउजर में? वो किसी और ब्राउजर में दिखेगा आपको, बट किसमें? नहीं, सोर्स कोड में आप एडिट नहीं कर सकते। आप ये फाइल आप रीड कर रहे हो ना, तो ये फाइल सर्वर पे पड़ी हुई है। ये सर्वर वाली फाइल आपको यहाँ पे शो कर रहा है अभी। ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ पाथ वैलिडेशन समझ आया कि यहाँ पर वो चेक करेगा कि ये चीज स्टार्टिंग में होनी चाहिए, ये नहीं होगा तो आप नहीं करोगे। बट आपको पता है कि आप तब भी डॉट डॉट स्लैश के कैरेक्टर्स को प्रोवाइड करके पीछे जा सकते हो कुछ डायरेक्टरीज, और उसके बाद फिर आप कोई भी फाइल को रीड कर सकते हैं, अगर ये आपको अलाउ करता है एक डायरेक्टरी मूव करने के लिए। एक दो डायरेक्टरीज अगर आप पीछे जा पा रहे हो तो मतलब आप ये डायरेक्टरी रिवर्सल की वल्नरेबिलिटी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है? अब लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका लैब है वो समझ लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ वेबसाइट्स क्या होती हैं, वो चेक करती हैं कि आपका जो फाइल आप रीड करना चाहते हैं वो किस एक्सटेंशन से चेंज हो रही है। जैसे इससे ऊपर वाली लैब में वो क्या चेक कर रहा था कि आपका फाइल का पाथ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। आपने जो पाथ दिया हुआ है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो कहाँ से होना चाहिए स्टार्ट, वैर www इमेजेस से स्टार्ट होना चाहिए। इस केस में वो क्या करेगा, वो ये चेक कर रहा है कि आपका फाइल का एक्सटेंशन किससे एंड होना चाहिए, पीएनजी से, जेपीजी से, किसी भी इमेज से, या किसी टीएक्सटी फाइल से, पीवाई से, कुछ भी। वो कुछ भी हो सकता है, जो भी फाइल वो आपके सामने ओपन कर रहा है वही वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसका जो एक्सटेंशन है वो उससे एंड हो रहा होगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से नल पेलोड को यहाँ पर प्रोवाइड करके, नल बाइट को यहाँ पे प्रोवाइड करके आप इसको अभी भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये जो परसेंटेज 00 लिखा हुआ है ये क्या होता है? नल सभी को पता है नल क्या होता है। तो नल बाइट, बाइट का मतलब क्या है, जब बाइनरी में उसको हम देखेंगे या उसके साइज को आप देखोगे तो उसको क्या बोला जाता है, मतलब एक तरीके से नल आपको पता है कुछ नहीं होता, बट स्टिल आप कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करते हो, वो जो प्लेस वैल्यू होती है उसको नल बाइट बोला जाता है। अगर आप एनकोड कर दोगे यूआरएल एनकोडिंग से तो वो क्या लिखा जाएगा, परसेंटेज 00। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज 00। तो ये मतलब है कि ये नल बाइट है। नल बाइट का मतलब क्या है कि अब इस केस में होगा क्या, समझो ध्यान से। सर्वर जब ये हमने यहाँ पे पीएनजी भी लास्ट में लगा दिया, बट पीएनजी से पहले क्या लगा दिया हम लोगों ने, नल बाइट। अब इससे होगा क्या, जब सर्वर इसको, जब इसका फायरवॉल है जो भी डिफेंसिव डिवाइस उस पे लगी हुई है वो जब इसको चेक करेगा, तो वो क्या चेक करेगा कि इसका एक्सटेंशन में पीएनजी है या नहीं, वो इतना चेक करेगा। उसको किससे मतलब है कि एक्सटेंशन पीएनजी होना चाहिए, वो ये चेक करेगा। जैसे इसको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपका एक्सटेंशन जेपीजी पीएनजी जो भी उसने अलाउ कर रखा है वो है, उसके बाद वो क्या करेगा, इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा किसकी तरफ, सर्वर की तरफ। जो आपका मशीन है जिसको 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 भी कोड को रीड करना है, जो सर्वर साइड कोड है वहां पर ये इसको फॉरवर्ड करेगा। अब जो सर्वर साइड कोड है वो इसको कहाँ तक समझ पाएगा, सिर्फ सिर्फ यहीं तक समझेगा इसको, इसके आगे की चीजों को वो रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे आपने क्या लिख रखा है, नल बाइट। नल बाइट का मतलब वैसे भी सभी से पूरे सिस्टम को पता है कि नल बाइट का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। मतलब आपका सिस्टम जब इस फाइल को रीड कर रहा होगा, ढूंढ रहा होगा सिस्टम में, तो वो सिर्फ कहाँ तक ढूंढेगा उसको, पास डब्ल्यू तक, क्योंकि उसे पता है नल बाइट का मतलब कुछ भी नहीं होता। मतलब यहाँ पर इसके आगे, इस पास डब्ल्यू डी के आगे कुछ भी नहीं है। तो इसको, इस चीज को कंसिडर करके वो इसके आगे वाले सारे पार्ट को रीड नहीं करेगा और आपके सामने फिर वही पास डब्ल्यू वाली फाइल को ओपन करेगा। समझ आया? अगर आप ये नल बाइट नहीं डालते, अगर आपने ये नहीं डाला, आपने सिर्फ लिख दिया /etc/pass.wd.png, तो ऐसी तो कोई फाइल नहीं है सिस्टम में, सिस्टम मना कर देगा कि ऐसी कोई फाइल नहीं है। बट आप क्या करोगे, यहाँ पर आप यहाँ पर परसेंटेज 00 कर दोगे, ताकि वो नल बाइट की तरह उसको ये समझे कि इस पास डब्ल्यू डी के आगे कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज कहलाती है नल बाइट बाईपास। आप जब कोई भी
फाइल वो करना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो या रीड करना चाहते हो सर्वर पे पड़ी हुई फाइल को, तो सर्वर एक्सटेंशंस के साथ भी वाइट लिस्ट करता है कि मुझे मैंने ये एक्सटेंशन अलाउ कर रखा है, सिर्फ पीएनजी ही अलाउड है, बाकी सारे एक्सटेंशंस क्या है, ब्लॉक है। तो आपको एक्सटेंशन दे ही नहीं सकते, या बिना एक्सटेंशन की फाइल भी नहीं दे सकते आप। तो उस सिचुएशन पे आपको नल बाइट को दिमाग दिमाग में रखना है कि आप नल बाइट के थ्रू भी ये काम अभी भी कर सकते हो। समझ आया? तो एक बार ट्राई करके देखिए आप इस चीज़ को, ये बहुत एडवांस्ड है, ये आपको बहुत सारी सकता है, अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये वाला। सेम कॉन्सेप्ट है, लैब में कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। आपको अगेन ईटीसी पास डब्ल्यूडी फाइल को ही रीड करना है। ट्राई करके देखिए इसको आप लोग एक बार जल्दी से, एक बार आप लोग ट्राई करिए इसको। हो गया? तो यही डाल दोगे तो हो जाएगा ना। आपको आपको जब भी ये वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है, आप लोगों को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। सबसे पहले बेसिक वाला जो था, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, फिर डॉट डॉट बैकवर्ड स्लैश, इस तरीके से। उसके बाद फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे कि हाँ पहले एब्सोल्यूट वाला डाला आपने पहला, दूसरा, उसके बाद आपने अरे जो नेस्टेड सीक्वेंस था वो वाला डाल दिया, डॉट 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 स्लैश स्लैश या फिर बैक स्लैश वाला। इसके बाद आपने एनकोड किया सिंगल एनकोडिंग और डबल एनकोडिंग के साथ। फिर आपने स्टार्ट ऑफ पाथ देखा, ये तो तभी आएगा जब ऐसा कुछ दे रखा होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो इसको देने की कोई जरूरत नहीं है। एंड देन फाइनली आपने नल बाइट वाला ट्राई किया। तो आपको सीक्वेंस में ट्राई करोगे तभी जाके आपको अ, मतलब आइडेंटिफाई होगा कि हाँ इनमें से कौन सा वर्क कर रहा है। ठीक है, समझ आया? तो पाथ ट्रेवर्सल में यही कॉन्सेप्ट है, ये सारे 5 से 6 लैब्स हैं जो ये, इनको आप लोग तैयार। आप ना अपना जो ब्राउजर ब्राउजर जो ओपन कर रखा है ना, वो मोजिला फायरफॉक्स है। मोजिला फायरफॉक्स ना इमेजेस के सोर्स कोड को रीड नहीं कर सकता, वैसे भी सोर्स कोड को रीड, तो इसीलिए क्योंकि ये इमेज का पैरामीटर है फाइल नेम। तो आपका जो ब्राउजर है वो उसको लग रहा है कि आप एक इमेज रीड करने का ट्राई कर रहे हो, बट पास डब्ल्यूडी फाइल क्योंकि एक इमेज नहीं है, तो इसलिए वो उसको रीड नहीं कर रहा है। इसलिए मैं किसी और ब्राउजर पे आप ट्राई करोगे तो ओपन हो जाएगा। अलग अलग ब्राउजर पे कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो इमेज का सोर्स कोड रीड कर सकता है, करने की कैपेबिलिटी रखता है या नहीं रखता। फायरफॉक्स नहीं रखता है, इसलिए आपको ये एरर दिखा रहा है यहाँ पे। आप यही सेम लिंक को कॉपी करके किसी और में डालोगे तो वो दिखा देगा वहां पे। ठीक है, सो पाथ ट्रेवर्सल क्लियर हो गया सभी को? बहुत सिंपल वर्क नहीं है इसमें। बस इसके सारे लिख लेना स्टेप्स कि जब भी आप कभी भी आइडेंटिफाई कर रहे हो उसको, तो क्या क्या चीजें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए अब आप लोग, कमांड इंजेक्शन। ओपन कर लीजिए सभी लोग। आप आपने जो डाला वही प्रिंट कर रहा है अगर, वो जो आपने लिखा हुआ है ऐसे क्या? हाँ, अगर वही चीज प्रिंट कर रहा है हाँ, तो वो एक्सएसएस से रिलेटेड है। वो एक्सएसएस हो सकती है, ऐसा नहीं कि है। एक्सएसएस हो, तो जो आप लोग एक्सएसएस आप लोगों ने पढ़ा भी था एक्सएसएस तो, है ना, सीएच में। तो यहाँ पे भी आप दोबारा कवर करोगे एक्सएसएस को। चलिए कमांड इंजेक्शन ओपन कर लीजिए सभी लोग।
कमांड इंजेक्शन या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ओएस कमांड इंजेक्शन आप इसको बोल सकते हैं। अभी वल्नरेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है बताइए? ओएस कमांड इंजेक्शन या एग्जीक्यूशन, वल्नरेबिलिटी क्या होती है? हम्म। ठीक है। तो ओएस कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी क्या है? जहां पर आप कोई पैरामीटर ढूंढोगे और उस पैरामीटर पे अगर आपने कोई कमांड डाली, ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड, वो विंडोज की हो सकती है, वो लिनक्स की हो सकती है, और अगर वो कमांड आपकी एग्जीक्यूट होती है तो वो एक वल्नरेबिलिटी कहलाएगी, जिसका नाम क्या होगा? ओएस कमांड इंजेक्शन। हेलो। ठीक है। सो इसके अंदर अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के बारे में आप समझेंगे, तो क्या होता है इसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इसमें हम लोग एक बेसिक सिनेरियो समझेंगे, जहाँ पर आपको पैरामीटर्स समझाने, मतलब पैरामीटर्स किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो बताया गया है। तो जैसे यहाँ पर एक पैरामीटर, दो पैरामीटर्स है। ये किस तरीके का पैरामीटर है? टाइप ऑफ पैरामीटर क्या है इस वाले का? गेट पैरामीटर्स हैं। गेट पैरामीटर्स हमेशा कहाँ होते हैं? यूआरएल पे होते हैं, राइट? तो आपका प्रोडक्ट आईडी हो गया एक पैरामीटर, जिसका वैल्यू है 381, और दूसरा पैरामीटर क्या है? स्टोर आईडी, जिसका वैल्यू 29। अब मान के चलिए आपने इस तरीके का कोई पैरामीटर प्रोवाइड किया। अब होता क्या है, सर्वर साइड पे ऐसी स्क्रिप्ट्स यूज हो सकती हैं। ठीक है, जैसे एक स्क्रिप्ट का नाम है स्टॉक रिपोर्ट डॉट पीएल। अब ये एक स्क्रिप्ट है जो कहाँ पे पड़ी हुई है? सर्वर साइड पे पड़ी हुई है। और इस स्क्रिप्ट को दो वेरिएबल, जैसे आप लोग भी स्क्रिप्ट रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, पाइथन की कर लिया या कुछ भी कर लिया, तो उसको कुछ आप इनपुट प्रोवाइड करते हो ना स्क्रिप्ट को। आप आईपी एड्रेस, जैसे आपने सीएच में एक्सप्लॉइट्स परफॉर्म किया था तो आपने आईपी एड्रेस दिया था स्क्रिप्ट को। तो वैसे ही यहाँ पर ये स्क्रिप्ट कितने इनपुट पैरामीटर्स ले रहा है? तो एक ले रहा है प्रोडक्ट आईडी का वैल्यू, और एक ले रहा है स्टोर आईडी का वैल्यू। और इसको ये कहाँ पे रन कर देगा? आपके शेल पे। आपका जो भी शेल है, अगर लिनक्स है तो बैश, अगर विंडोज है तो हो सकता है कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल, तो उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अब ये कमांड जब एग्जीक्यूट होगी तो आपको फाइनली वो आउटपुट में बता देगा कि कितने स्टॉक अवेलेबल है इस प्रोडक्ट के, जिसका आईडी ये है और जिसका स्टोर आईडी ये। ठीक है, आपको स्टॉक्स बता देगा उस प्रोडक्ट के। अब मान के चलिए अटैकर ने अगर किसी भी एक पैरामीटर की जगह ये डाल दिया, जैसे उसने बताया कि उसने किस पैरामीटर की जगह डाला है, प्रोडक्ट आईडी की जगह क्या डाल दिया? एम्परसेंड एको, उसके बाद ये जो भी लिखा हुआ है कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग, और उसके बाद एम्परसेंड दोबारा लगा दिया। अब इससे होगा क्या? आपको पता है कि कमांड इंजेक्शन के लिए
या कमांड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी के लिए आपको कुछ ऑपरेटर्स देने पड़ते हैं। वो ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? वो ऑपरेटर्स कौन से हो सकते हैं? बताइए कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े आप लोगों ने जिसके थ्रू आप कमांड इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हो? पाइप ऑपरेटर, और सेमी कोलन होता है, ठीक है, और डबल एंड हो गया, ऐसे कुछ ऑपरेटर्स है जिनके थ्रू आप कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर उसने वही किया, एंड के साथ उसने ट्राई किया। अब ऐसे ऐसे समझो आप इस चीज को। अभी जो पैरामीटर था वो, ये थे आपके पैरामीटर्स। अब इसमें अटैकर ने क्या किया कि उसने यहाँ पर डाल दिया एम्परसेंट, उसके बाद एक कमांड दे दी, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया हु एम आई, और उसके बाद फिर से उसने एक एम्परसेंट लगा दिया। इस तरीके से मान के चलिए आपने कुछ दे दिया, या स्पेस वगैरह नहीं लगाने तो अभी हटा सकते हो, इस तरीके से आपने एक दे दिया। अब ये यूआरएल है, तो ये आपका ब्राउजर इस समय क्या करेगा, इन सभी को जो भी स्पेस आपको दिख रहा है इनको किससे रिप्लेस कर देगा? %20 या फिर प्लस, किसी भी एक तरीके से उसको ये रिप्लेस कर देगा। और रिप्लेस करने के बाद ये इस चीज को कहाँ भेजेगा? सर्वर साइड पे। अब सर्वर साइड पे पहले स्क्रिप्ट कैसे एग्जीक्यूट हो रही थी, कुछ इस तरीके से, लेकिन अब आपने 381 वाला जो वैल्यू है उसको चेंज कर दिया है, राइट? उस वैल्यू को चेंज करने के बाद क्या हो गया? कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ क्लास में तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैं बोल दूंगा, ठीक है? नहीं, आप क्लीन कर लो, क्लीन कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो बैठे ना वो मेरे लिए बैठे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपने क्या डाल दिया, इस तरीके से कमांड लिया, और इस कमांड को आपने यहाँ पर एज इट इज रिप्लेस कर दिया। अब जो स्पेस वगैरह है उसको आपका जो शेल है वो कंसिडर वैसे भी नहीं करता। आपने अगर मल्टीपल कमांड्स पे एग्जीक्यूट करा है तो आप कितने भी स्पेस लगाओ उसको कंसिडर नहीं करता आपका ब्राउजर, मतलब आपका जो शेल होता है। अब इस समय होगा क्या, इस कमांड को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा आप लोग बताइए, क्योंकि आपको पता है ये जो स्क्रिप्ट है ये कहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है, शेल पे एग्जीक्यूट हो रही है ना? तो शेल पे एग्जीक्यूट किस तरीके से हो रही है ये? सबसे पहले तो ये इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा जिसका नाम लिखा हुआ है स्टॉक रिपोर्ट डॉट पी एल। अब इसके साथ दो वेरिएबल्स की जरूरत थी उसको, लेकिन ये दो वेरिएबल्स नहीं ले पाएगा क्योंकि एक वेरिएबल को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, इस वैल्यू के साथ। अब एम्परसेंड का मतलब क्या होता है, अगर आप सिंगल एम्परसेंड ऑपरेटर को यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड में प्रोसेस चला जाएगा, मतलब ये वाला प्रोसेस आपका बैकग्राउंड में शिफ्ट कर देगा, और उसके बाद जो ये वाला लिखा हुआ है इस कमांड को वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर इसको भी बैकग्राउंड में शिफ्ट कर देगा, इसका आउटपुट वगैरह जो भी आएगा उसको दिखा के, और उसके बाद किसको एग्जीक्यूट करेगा वो? थर्ड कमांड को, जो थर्ड कमांड क्या होगी? 29। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके तीन कमांड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी अलग अलग। पहली कमांड सिर्फ स्टॉक रिपोर्ट पीएल वाली, दूसरी यूएमआई, और तीसरी 29। इन सभी का जो भी एरर आउटपुट जो भी होगा वो सब आपके स्क्रीन पर आपको देखने के लिए अगर मिलता है तो वो क्या है? कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है। अगर आउटपुट नहीं भी मिलता है तो वो भी वल्नरेबिलिटी हो सकती है। वो कौन सी है? ब्लाइंड। अभी आप आगे आगे पढ़ोगे इसमें ब्लाइंड एसक्यूएल मतलब ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन भी होता है। ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन का मतलब क्या होगा? आपने आपकी कमांड एग्जीक्यूट हुई है बट स्टिल उसका आउटपुट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है? तो वो क्या कहलाएगा? आपका ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। नहीं, कहीं नहीं दिखाएगा आपको उसका आउटपुट। आपको फिर उसको ब्लाइंड अगर है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कोलैबोरेटर सर्वर का दोबारा यूज करना है। तो अब कोलैबोरेटर बताया था ना आप लोगों को, तो वही कुछ आपको दोबारा से इसको यूज करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए इसको कैसे आउटपुट दिखाया जाएगा इसमें आपको। जब आप इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आउटपुट कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। अब उसने पहली कमांड का तो एरर एरर दे दिया कि आपने क्या नहीं प्रोवाइड किया, इसमें प्रोडक्ट आईडी प्रोवाइड नहीं किया। दूसरे वाले में उसने क्या दिया था? एको और ये स्ट्रिंग, तो ये आपको एज इट इज प्रिंट करके दिखा देगा, ठीक है? और थर्ड वाले में बोल देगा कमांड नॉट फाउंड। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये इस तरीके से आउटपुट यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो कमांड लगा दी इसलिए पहले वाले आप वो हाँ पर हमने 29 तो वो दिया था ना ये हाँ, नहीं, स्टोर आईडी दी थी। तो यहाँ पर आपको इसने 29 कमांड को एग्जीक्यूट करा है ना, उसको थोड़ी पता कि ये, उसको थोड़ी पता कि ये अपने स्टोर आईडी का वैल्यू दिया हुआ है।
अब यहाँ पर आपने तीन अलग, ये कमांड पहली कमांड हो गई। यहाँ पे दूसरी कमांड क्या हो गई, एको वाला। और जो तीसरी कमांड थी वो हो गई 21, है ना। ये कमांड हो गई क्योंकि आपने एंड के बाद, एम्परसेंड के बाद इसको लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो फिर आप कोई भी कमांड वहां पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इसका एक सिंपल केस दिया हुआ है, इसको एक बार सॉल्व करके देखिए आप लोग क्या आउटपुट आ रहा है इसका, कैसा। एक बार इसको ट्राई करो। यहाँ पर आपको हुआ हमारे, और वल्नरेबिलिटी किस पैरामीटर में दी गई है आपको, प्रोडक्ट स्टॉक चेक की वल्नरेबिलिटी अवेलेबल। बताइए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको। पहले पैरामीटर्स ढूंढिए, कौन सा पैरामीटर हो सकता है वल्नरेबल। तो किसी भी एक प्रोडक्ट पे आप जाइए, वहां पे आपको एक फीचर दिख रहा होगा, स्टॉक चेक फीचर। अब आप इसमें कोई भी वैल्यू डालोगे, मतलब आपके हाथ में नहीं है कोई वैल्यू डालना यहाँ पे। तो आपको किसका यूज लेना पड़ेगा यहाँ पे, बब सूट का, क्योंकि ये जो पैरामीटर हो सकता है कि यहाँ पे कोई पैरामीटर गया हो, और कंफर्म करना चाहते भी हो कि पैरामीटर है या नहीं, तो आप कंट्रोल शिफ्ट आई दबाइए, नेटवर्क पे जाइए, और यहाँ पर इस बटन पे दोबारा क्लिक करिए, ताकि ये आपको बताए कि जब आपने इस बटन पे क्लिक किया तो किस तरीके की रिक्वेस्ट गई थी, किस तरीके की रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट। तो कुछ ना कुछ इसमें पैरामीटर्स भी होंगे। पेलोड पे जाइए तो आपको दिख जाएगा कि एक पैरामीटर है जिसका नाम है प्रोडक्ट आईडी, और एक और पैरामीटर है जिसका नाम है स्टोर आईडी। तो ये कंफर्म करा है आपने बस कि ऐसे कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है। कंफर्म होने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसका यूज करोगे आप डायरेक्टली बब स्यूट का, और बब स्यूट को यूज करके आप यहाँ पर इस पैरामीटर के वैल्यूज को चेंज करोगे। तो यूज कर लीजिए, चाहे आप कम्युनिटी ओपन कर लीजिए इसमें। ऐसा नहीं है कि इस वाले लैब के लिए आपको काली के बबसूट प्रोफेशनल की जरूरत है, तो आप कम्युनिटी एडिशन विंडोज में डाल के रख सकते हो छोटे मोटे काम के लिए, जहाँ पर आपको अ, इतना मतलब कोई एडवांस टूल यूज नहीं करना है जो कि ब्रूट फोर्सिंग से रिलेटेड हो, या फिर आपका। ठीक है, मैंने इस बटन पे क्लिक किया, इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप देखिए कि कौन सी वो पोस्ट रिक्वेस्ट है जो गई है
एंड इसमें अगर आप देखोगे तो आपको वही दो पैरामीटर्स देखने के लिए मिलेंगे। इसको कहाँ लेके जाएंगे आप, रिपीटर पे। और रिपीटर पे जाने के बाद आप इसको चेंज करिए और मुझे पहले तो ये बताइए, आप लोग भी ट्राई करके कौन सा पैरामीटर वाला है। प्रोडक्ट आईडी वो या फिर स्टोर आईडी पैरामीटर है वल्नरेबल, करके मुझे चेक करके बताइए। जी ACH5G। हो सकते हैं दोनों।